तो बच्चों, आज दुर्वा का 11वां पाठ पढ़ते हैं। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेशी। आओ इसे पढ़ते हैं। वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हैगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन हेवलुबियानिया का फोन आया। हरलीन मुझे हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी, बल्कि अपने राष्ट्रपति अब्दुल फकीर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। हमारे जो राष्ट्रपति है ना, अब्दुल कलाम ने भी सम्मानित किया था। वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था, लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ था। कितने बजे का समय हुआ था मुलाकात का? 10 बजे का। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जाने पहचानी जा रही थी, लेकिन थी तो अंग्रेज, लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फेरियत तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी जरूरत आज पड़े। आश्चर्य, अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आश्चर्य मतलब हैरानगी की बात है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब हमने फोटोग्राफर के साथ मैं हैगरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हरलीन अपने कार्यालय काम में व्यस्त थे। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। स्वागत कक्ष में जाती थी, बैठे होते वहां बैठने को कहा गया। हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की, फिर क्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलने पर वह समय से नहीं पहुंच सकी। हरलीन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह डॉक्टर मारिया नेजिएशी थी। अप्रैल 1993 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नेजिएशी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत व हिंदी में डायरेक्टर की उपाधि हासिल की। यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और एथोवियोस लोडेड यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभाग अध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नेजिएशी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी में हैंगेरिश व हैंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित नेजेशी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ के साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती है। उसने खुद का बचपन कैसा था, उसका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिए। लेकिन नेजेशी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। उन्होंने कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है, पर यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं कि उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यो कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी, पर फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया। इस झूठ की जरूरत क्या थी? यो यह उस धरती के साथ भी
नाइंसाफी है। जिसने हुस्न को आपने कमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया, वह दूसरी बता दी। ने जैशी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, लिहाजा यह कहकर कि हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास भी पहुंचा पाए, तो हम अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वह जैसे उसके बचपन में लौट गई। हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति पत्नी व बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरा विवाह किया। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है, वह अकेले रहती है। मेरी मौसी 86 साल की है, वह भी अकेली है। वे दोनों इस उम्र में भी सवायत है। मैंने भी शादी नहीं की। काम व शादी में एक को चुनना था। बच्चे, पति व परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दरअसल मेरी जिंदगी की शुरुआत 20 साल की छोटी सी उम्र की जगह में बीते। शुरुआती 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। मैं बचपन से ही इंसान जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालित थी। इसीलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से जुड़ी। उसी दौरान हंगरी में केवल 1-2 सज्जन ही हिंदी जानते थे। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती ही चली गई। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी। एक लड़की जिसके घर से कॉलेज की 4 दीवारी ही देखी हो, उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली। आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। मेरे एक शिष्य हमरे वागा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हेगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक हंगरी की ये बात है तो मेरे समय में वहाँ ना तो हिंदी भाषा लोग थे, ना ही किताबें थी। डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की। आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है जिसमें किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई है। मैं बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक की पहनती हूँ जिसे देखकर मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है। कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है, इसीलिए साड़ी कम पहनते हैं। भारत की कौन सी चीजें आपके सबसे अच्छी वाक्य पूरा होता, इससे पहले ही वह बोल पड़ी। यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं जो सालों साल से बरकरार हैं, पिता, भाई व दोस्त की तरह। यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। अग्रसर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर व जयेंद्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा। भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का कौन सा शहर व कौन कौन सी फिल्में आपको पसंद है? नए जैशी का जवाब था, दिल्ली तो अपना शहर है इसलिए कुछ कहूँगी नहीं। मैं 7 साल बाद दिल्ली आई तो CAG की असर देखा। यहाँ का प्रदूषण कम है, हरियाली बड़ी है। पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफ़ी पसंद है। सच कहूँ तो सारा जहाँ भीड़ कम है, हवा ज़्यादा है, वह शहर मुझे पसंद है। रही फिल्मों की बात तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुँचती है। वैसे भी पूरी हंगरी में से 500 हिंदुस्तानी है। 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे।
जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फिल्में उमरान जान काफ़ी अच्छी लगी। दरअसल जी शाबाश शबाना आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की जरूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में जिंदगी का हिस्सा है। आप इनमें मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। धर्म और राजनीति के बारे में न्यायशी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक है। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर मस्जिद व चर्च गई हूँ, पर मैं ना इधर की हूँ ना उधर की हूँ। मैंने धर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और इनके हर रूप में परिचित हूँ, लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। रही राजनीति, तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, इसीलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभावों से बच नहीं सकते। वहां पिछले 15 सालों में काफी बदलाव हुए, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। नैजेशी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। अचरज यह है, उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। उनका कहना था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की सम्मान की खासियत और विविधता खत्म हो गई है। हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय, एक जैसी शैम्पू। ये क्या है? ये ठीक है कि भूमंडलीकरण में हमें जोड़ा है, इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है। अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप और भी ना जाने क्या क्या। मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एक बार मैं सूरी नाम के घनघोर जंगलों की तरफ गई, जहां से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने नाव पकड़ी, काफी अंदर तक गए, यानी उस इलाके तक गए जहां आबादी नहीं थी, बस्तियां, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे। पर वहां भी प्लास्टिक से बनी पानी की बोतल तैरती हुई मिली। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक की का द्वीप बन गया है, जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा। हमें सोचना होगा कि इन चीजों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने? क्या यही विश्व हमें मिलेगा? इसे लिखा है जयप्रकाश पांडे ने। तो इसका प्रश्न पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। फहरियत मतलब है फहरियत मतलब है सूची। अभिवादक मतलब शिष्टाचार का तरीका। क्षमा याचना माफी मांगना। नाइंसाफी अन्याय। ललक इच्छा। ललयायत ललचाया हुआ। बदौलत कृपा से। कड़ाके जोरदार। बरकरार बनाए रखना। मुंह मोड़ना मतलब बेरुखी करना या ध्यान न देना। तार्किक तर्कपूर्ण। मुताबिक अनुसार। अचरज आश्चर्य। खासियत विशेषता। विविधता कई तरह से। पेय पीने वाला पदार्थ। कैटरीना तूफान का नाम। सुनामी समुद्री तूफान। विल्मा तूफान। इनको अपनी नोटबुक में इनके वाक्य एक एक वाक्य का प्रयोग करें। प्रश्न 1, मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? उत्तर देंगे हिंदी में किए गए उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? उत्तर देंगे मारिया ने इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। ग प्रश्न, मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती थी और क्यों? उत्तर देंगे मारिया बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक पहनती है। वे सलवार सूट ठंड की वजह से पहनती है, यह भारतीयों की प्रति उनका प्रेम है। अगला प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई तालिका में मारिया की और तुम अपनी पसंद लिखे। देखो क्रम बनाया हुआ है ना। ये भारतीय खाना मारिया की क्या पसंद थी, तुम्हारी क्या है? शहर क्या पसंद था, तुम्हारा क्या है? फिल्म क्या पसंद थी, तुम्हें क्या पसंद है? कलाकार कौन से पसंद है और तुम्हें कौन से पसंद है? भारतीय पोशाक मारिया को क्या पसंद है और तुम्हें क्या पसंद है? कार्यक्रम तुम्हें क्या पसंद है, मारिया को क्या पसंद है? इसका उत्तर देंगे
मारिया को भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर, और हमारी पसंद है मटर पनीर लच्छा पराठा। शहर कौन सा पसंद है? दिल्ली, उदयपुर, मैसूर और पांडिचेरी, और हमें बेंगलोर, पुणे और उदयपुर पसंद है। फिल्म कौन सी पसंद है मारिया को? उमराव जान, और हमें लगान। कलाकार शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह पसंद है, और हमें आमिर खान। भाषा उसे हिंदी पसंद है, और हमें भी हिंदी पसंद है। भारतीय पोशाक में सलवार सूट पसंद है, हमें सभी पसंद है। कार्यक्रम में प्लास्टिक बंद करना, और हमें प्रदूषण रोकना। ये तालिका इस तरीके से कंप्लीट हुई। प्रश्न तीसरा, इस भेंटकर्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना क्यों की? इसका उत्तर देंगे, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना की। वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय से ही नहीं पहुंच सकी। खा, उसके भेंट वार्ता की शुरुआत किस तरह से शिकायतों से हुई? उत्तर देंगे, उन्होंने शिकायत की कि भारत बड़ा व परंपरा में समृद्ध है देश है, परंतु यहाँ की फिल्में में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, जो झूठ दिखाते हैं। गा, प्रश्न गा, तुम भी कभी ये क्षमा याचना और शिकायतों का व्यवहार करते होंगे। बताओ वह कौन कौन से अवसर होते हैं और किन किन चीजों के बारे में, किन किन किस किस से तुम वो क्षमा याचना और शिकायत करते हो? तो इसका उत्तर देंगे, जब कभी कोई चीज हम जानते हैं परंतु वह नहीं मिलती तो हम शिकायत करते हैं। यदि हम कोई गलती करते हैं तो क्षमा याचना करते हैं। प्रश्न 4, मान लो तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच क्रिकेट मैच हुआ और तुमने स्कूल की क्रिकेट टीम की जीत हुई, मगर किसी समाचार पत्र में खबरें तो सही रूप में तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच खेले गए मैचों की छापी गई हो, और उसके साथ जो तस्वीरें छापी गई हो वह किसी दूसरे मैच के खेलने वाली टीम की हो। इससे तुम क्या शिकायत करना चाहोगे? तो क्या क्या करोगे? उत्तर देंगे, हम एक शिकायती पत्र उस समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे तथा उनके दफ्तर में जाकर सही तस्वीरें देंगे और उनसे सही तरीके से छापने का अनुरोध करेंगे। प्रश्न 5, यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। का, तुम इस बात से कहाँ तक और क्यों सहमत हो? उत्तर देंगे, हम इस बात से सहमत है क्योंकि छोटी छोटी बात को इतना बढ़ा कर बताया जाता है कि वह सच हो ही नहीं सकती, ना ही सच लगती है। देखने वाले को झूठ देखना पड़ता है चाहे वह अच्छा ना लगे। खा, प्रश्न, क्या सिनेमा में झूठ और सच की बातें दिखाना जरूरी होता है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर देंगे, सिनेमा मनोरंजन के लिए या संदेश के लिए होते हैं। मनोरंजन में हंसी मजाक होता है, इस तरह का मनोरंजन स्वास्थ्य और संदेशपूर्ण भी होना आवश्यक है। इसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और सच्चाई अवश्य होनी चाहिए क्योंकि समाज को सही ज्ञान मिलता है। प्रश्न 6, हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति पत्नी व बच्चे बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई परिवार, छोटा परिवार। भारत में बच्चे कब तक माँ बाप के साथ रह सकते हैं और क्यों? इसका उत्तर देंगे, भारत में बच्चे सारी उम्र अपने माता पिता के साथ रहते हैं या माता पिता उनके साथ रहते हैं क्योंकि यहाँ मानवीय संबंध बहुत अच्छे होते हैं। खा, प्रश्न, तुम्हें अगर हंगरी या किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता हो तो किन किन देशों के साथ रहना चाहोगे और क्यों? उत्तर देंगे, अगर हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा पूरा परिवार अपने साथ रखेंगे ताकि एक दूसरे का सुख दुख देख सकें। 7वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखो और उन पर अपने मित्रों से भी चर्चा करो। जैसे यहाँ लिखा गया, नमस्ते, घर, सड़क, समाचार पत्र। आओ तालिका पूरी करें। पानी, साबुन, धरती, जंगल, सुबह। इस प्रश्न का उत्तर अपनी मातृभाषा में स्वयं करें। प्रश्न 8, मारिया को समुद्र में प्लास्टिक की दीप
और धरती को खराब करने वाली चीजें से चिंता हुई। क्या तुम्हें भी अपने आसपास फैली गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर और तुम्हारे वातावरण को खराब करने वाली चीजों को देखकर चिंता होती है? कारण सहित उत्तर दो। इसका उत्तर देंगे, हमें भी अपने आसपास पड़े कूड़े करकट को देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इससे वातावरण तो दूषित रहता ही है, साथ में बीमारियां भी फैलती हैं। ख, तुम अगर अपने आसपास घर, स्कूल और परिवेश की साफ सफाई करना चाहो तो क्या क्या स्वयं कर सकते हो, और क्या क्या करने में तुम्हें अपने मित्रों, संबंधियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है? उत्तर देंगे, हमें साफ सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, कूड़ेदान आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। नवा प्रश्न, नीचे एक शब्द के दो समान अर्थ दिए गए हैं, जैसे नमूना धरती, पृथ्वी, धरा। ऐसे ही हमने दो दो लिखने हैं, जैसे दोस्त, माँ, पानी, नारी। अब दोस्त का मित्र होता है, सखा होता है, सहचर होता है, मीत होता है। माँ को क्या क्या बोलते हैं? माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं। पानी को क्या क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, पह भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं और सलील भी बोलते हैं। नारी को क्या क्या कहते हैं? महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, औरत। कामिनी। 10वां प्रश्न, काफी शब्द का अर्थ पर्याप्त और काफी का अर्थ होता है एक पेय पदार्थ। काफी, दोनों शब्द की वर्तनी में केवल थोड़ा सा अंतर होने के कारण अर्थ ही बदल गया। तुम दिए गए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बताओ, ठीक है? ये दिए शेर देखो, बाल, वॉल। कमला के बाल बहुत घने हैं, इसका हो गया वाक्य। अब बॉल का देखो, खिलाड़ी अपने बॉल को पकड़ने आगे बढ़ा। हाल और हॉल, वह अभी हाल ही की बात कर रहा था। अब हॉल का, सभी दर्शक हॉल में चुपचाप बैठे फिल्म देख रहे थे। अब है चाक और चौक, कुमार अपनी चौक से अनेकों बर्तन बनाता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखो। काफी और कॉफी, यह यहाँ कॉफी सामान भरा पड़ा है, तुम गर्म कॉफी पीकर जाना। अब है ये 11वां प्रश्न, यहाँ पे फिलअप करना है देख के। रमा ने कमरे में फूल डैश दिए, क्या रख करे? फूल डैश करे, फूल सजा दिए। माँ दही जमाना भूल गई, जमाना। घड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसा तेज जिसके ज के नीचे ये बिंदी लगी है। शीला ने मुझे एक राज की बात बताई, उदित सितार बजाने के फन में शामिल है। कप में जरा सी चाय बची है। प्रश्न 12, तुम पढ़ने लिखने में किन किन संचार माध्यम का उपयोग करते हो? उत्तर देंगे, कंप्यूटर। उनमें से तुम्हें सबसे उपयुक्त क्या और क्यों लगता है? इसको उत्तर देंगे, कंप्यूटर ही सबसे अधिक उपयुक्त है, इसमें इंटरनेट के जरिए सभी कुछ मिल जाता है। धन्यवाद। अच्छे से लेसन समझ आ गया होगा, आशा है। प्रश्न उत्तर अच्छे से आ गए होंगे।